हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और इंसिडियस सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका फोर्थ पार्ट इंसिडियस द लास्ट की, जो कि आया था थर्ड पार्ट के 3 साल बाद 2018 में। और ये चैप्टर 3 का सीक्वल है, यानी कि उसके बाद की स्टोरी। टाइमलाइन के हिसाब से ये दूसरी इंसिडियस फिल्म है। चैप्टर 1 और 2 की कहानी इसके बाद आएगी। इसके भी राइटर हैं पिछले तीनों पार्ट्स के राइटर ली वैनल, पर इस बार डायरेक्टर हैं एडम रॉबर्टल, जिन्हें आप जानते हो द टेकिंग ऑफ डेबरा लोगन और एस्केप रूम मूवी से। इसमें हम एलिस की बैक स्टोरी देखेंगे और साथ में एक नया डीमन भी। सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा ही कुछ अनसुने फैक्ट्स के साथ। तो अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1953 में एलिस के बचपन में, जब वो 5 कीज नाम के टाउन के जेल प्रेमिस में रहती थी, क्योंकि उसका बाप जेरल्ड वहां का जेलर था और फैमिली के बाकी मेंबर्स थे उसकी माँ ऑड्री और छोटा भाई क्रिश्चियन। एलिस के पास बचपन से ये गिफ्ट था कि वो आत्माओं को देख सकती थी, उनसे बातें कर सकती थी, पर तब उसे इतनी समझ नहीं थी। जैसे कि उस जेल में कैदियों को मौत की सजा भी दी जाती थी और जब भी कोई कैदी मरता तो एलिस को उसके बारे में सब कुछ पता होता। पर जब भी वो ऐसा कुछ बोलती थी तो उसका बाप एकदम से गुस्सा हो जाता। उसे पसंद नहीं था कि उसकी बेटी भूत प्रेतों वाली अजीब सी बातें करे। इसके लिए वो एलिस को सजा भी देता था, पर उसकी माँ उसे बचा लेती। एक रात जब वो बच्चों को सुलाने जा रही थी तो उसने देखा कि सारे खिलौने फैले हुए थे। एलिस बताती है कि एक बच्चे ने किया है जो सालों पहले यहाँ पर रहता था, पर अब वो एक आत्मा है। तब ऑड्री एलिस को समझाती है कि तुम्हारे पास जो गिफ्ट है उसे कई लोग नहीं समझेंगे, तुम स्पेशल हो और कई लोग स्पेशल लोगों से डरते हैं, जैसे कि तुम्हारे फादर, तो उनके सामने तुम ये सब मत बोलना। वहीं क्रिश्चियन अंधेरे से डरता था, इसलिए ऑड्री ने उसे एक विसल दी थी कि जब भी तुम्हें डर लगे इसे बजा देना, मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उन्हें सुलाकर वो तो चली गई, पर सोने के बजाय एलिस क्रिश्चियन के साथ बातें कर रही थी। लेकिन जल्दी उसे पता चल गया कि वो क्रिश्चियन नहीं बल्कि वही बच्चा था। क्रिश्चियन ने भी उसकी आवाज सुन ली, इसलिए डर के मारे वो अपनी विसल ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसके गले में नहीं थी क्योंकि वो थी उस बच्चे के पास। ये सारा शोर सुनकर जेरल्ड गुस्से में ऊपर आया और वो एलिस से पूछ रहा था, क्या तुमने भूत देखा? एलिस ने बोला हाँ, तो उसने एलिस को मारा, फिर उसे ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दिया। यहाँ पर हम एक गैस मास्क देख पा रहे हैं जिसे बाद में एलिस यूज करेगी आत्माओं से बात करने के लिए। ये हमने देखा था चैप्टर 1 में। फिर वहाँ पर एलिस को मिलता है एक रेड डोर जिसके की होल में से रोशनी आ रही थी। उसके अंदर और भी कई सारे रेड डोर थे और अंदर से एक बच्चा एलिस को बोल रहा था कि इस दरवाजे को खोलो, सिर्फ तुम ही इसे खोल सकती हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ये सारे दरवाजे खोलने में। चाबी वहीं पर लटकी हुई थी तो एलिस ने भी वो दरवाजा खोल दिया। तभी अचानक वो चाबी नीचे गिर कर बदल गई एक उंगली में और अंदर से एक डीमन का हाथ आया जिसकी 4 उंगलियां चाबी थी और ये 5वीं भी उसके हाथ में फिट हो गई। यानी कि एलिस ने उसे पूरा कर दिया, वो खुद ये दरवाजा नहीं खोल सकता था। बाहर आकर उसने एलिस को पोजेस कर लिया और तभी वहां पर आ गई ऑड्री, पर डीमन ने फांसी देकर उसे मार डाला। उसे मारने के बाद उसने एलिस को भी छोड़ दिया और उसी वक्त वहां पर पहुंच गया जेरल्ड। ऑड्री की मौत का दोषी उसने समझा एलिस को। बचपन की यही खौफनाक यादें हैं जो आज तक एलिस को डराती हैं। अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट में, यानी कि 2010 में, वही साल जिसमें चैप्टर 1 बेस था। यानी कि लैम्बर्ट फैमिली वाला केस भी जल्दी होगा और क्या पता अभी चल रहा हो। खैर, इस नाइटमेयर से जागने के बाद एलिस अपनी डायरी निकालती है जिसमें उसने उस डीमन का स्केच बना रखा था और इस डायरी में आज भी क्वीन ब्रेनर का नाम मौजूद है जो इसने लिखा था पिछले पार्ट में। इससे पता चलता है कि आजकल इसे उस डीमन के सपने आ रहे हैं और यही बात वो बता रही थी वॉरेन को, जो कि इसका डॉग है। अब ये काम करती है अपनी टीम के साथ, यानी कि स्पेक्स और टगर के साथ। और हम इसके घर में वो पेंटिंग भी देख सकते हैं जो हमने चैप्टर 2 में देखी थी। खैर, उनके पास टेड गार्जा नाम के एक आदमी का फोन आता है जिसे उनकी मदद चाहिए थी, पर एलिस ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो रहता है उसी सेम घर में जिसमें इसका बचपन बीता और बचपन के निशान आज भी इसकी बॉडी पर मौजूद हैं। पर थोड़ा सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो उसकी मदद करने जाएगी। ये बात उसने स्पेक्स और टकर को भी बता दी क्योंकि ये काम वो अकेले करना चाहती है। उसे पता है कि उस जगह पर जो डीमन मौजूद है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन स्पेक्स और टकर उसे अकेले जाने नहीं देंगे। अगली सुबह वो एक आरवी के साथ तैयार थे जिसमें बैठकर वो तीनों उस जगह पर पहुंचे, पर टेड से मिलने से पहले एलिस ने उन दोनों को वो ड्रेस पहना दी जिसका जिक्र ये पिछले पार्ट में कर रही थी और ये कपड़े हैं इसके हस्बैंड जैक के।
अंदर जाकर एलिस की सारी यादें ताज़ा हो गई जो मोस्टली बुरी थी। टेड उन्हें उस रूम तक ले जाता है जिसमें सारी अजीब चीजें होती हैं। उस रूम को उसने कई सारी बाइबल से ब्लॉक किया हुआ था और वो रूम था एलिस और क्रिश्चियन का। अब कैमरा वगैरह लगाकर एलिस अकेले उस रूम को चेक कर रही थी और ये दोनों उसे मॉनिटर कर रहे थे आरवी में से। ऐसी एलिस को क्रिश्चियन की विसल भी मिल गई जिसे उसने अपने गले में पहन लिया। पर तभी उसके पीछे आ गई एक परछाई, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां लटकी हुई थी उसके डैड की यूनिफॉर्म जिसपे वहां की चाबियां भी अटैच थी। उस परछाई का पीछा करते हुए एलिस पहुंच गई नीचे, जहां पर उसने तो नहीं देखे पर हमने देख लिए किसी के पैर। और सामने भी एक आत्मा थी जो कैमरा पर साफ साफ दिख रही थी। वो एलिस के गले में से विसल लेकर चली गई और जाते जाते बोल कर गई कि उस लड़की की मदद करो। एलिस उन सबको बताती है कि इस आत्मा को मैंने पहले भी देखा था जब मैं 16 साल की थी। एक दिन जब ये दोनों भाई बहन घर का काम कर रहे थे तब एलिस ने उस लेडी को अपने घर में देखा था, पर तभी इसका बाप भी वहां पर पहुंच गया था और उसे कोई दिखा नहीं, इसलिए वो फिर से एलिस को पीटने वाला था। लेकिन उस दिन तंग आकर एलिस घर छोड़कर भाग गई और साथ में ये छोड़ गई थी अपने छोटे भाई को अपने जल्लाद बाप के पास। वो रो रो कर बोलता रहा कि मत जाओ, पर ये नहीं रुकी। और उसके बाद क्रिश्चियन का क्या हुआ इसे नहीं पता, पर हमें पता है कि फिर इसके हिस्से की मार भी वही खाता होगा। ऊपर से वो तो अकेले में डरता भी था, तो इसके बिना वो इस जगह में कैसे रहा होगा। खैर इसके बाद एलिस उन दोनों को लेकर जाती है पास के एक डाइनर में, जहां वो मिलते हैं मेलिसा और इमोजन से। एलिस इनकी आंट है क्योंकि ये दोनों क्रिश्चियन की बेटियां हैं, पर ये दोनों ये बात नहीं जानती कि इनके डैड की कोई बहन भी है। क्रिश्चियन भी वहां पर आया था और उसने देखते ही एलिस को पहचान लिया, पर खुश होने के बजाय उल्टा वो हो गया गुस्सा। हमसे दूर रहो बोलकर वो बिना कोई बात सुने वहां से चला गया। पर उसकी बेटियां ये जानकर खुश थी कि उनकी कोई आंट भी है। क्रिश्चियन ने अपने बचपन के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं बताया क्योंकि बचपन था ही ऐसा। एलिस उसी विसल की फोटो उन्हें देकर बोलती है कि अपने डैड को बताना कि ये फोटो कल की है। स्पैक्स और टकर भी उन पे पूरा चांस मार रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। इस रात भी एलिस काम पर लगी हुई थी और इस बार उसके साथ था टकर। एलिस को अभी अभी याद आया कि बचपन में इसने एक रेड डोर खोला था जिसके पीछे से वो डीमन आया था जिसने इसकी माँ को मारा था। और ऐसा ही रेड डोर इसे तब मिला था जब ये क्वीन ब्रेनर की आत्मा को फ्री करने द फर्दर में गई थी। इतना तो ये जान गई है कि ये रेड डोर इसे द फर्दर में और ज्यादा डीप ले जाता है, जहाँ पर कई सारे खतरनाक डीमंस होते हैं। पर अभी और भी बहुत कुछ जानना है और साथ में ये भी जानना है कि कल जो आत्मा इसे मिली थी वो किस लड़की को बचाने की बात कर रही थी। यही बात एलिस उस आत्मा से पूछती है तो विसल बजाकर वो आत्मा उन्हें ले आती है बेसमेंट में, जहाँ पर एक सीक्रेट रूम था लेकिन वो लॉक था। तब एलिस ने अपने बाप की ड्रेस में से चाबी लाकर उस रूम को खोला और खोलते ही उनके होश उड़ गए क्योंकि अंदर कैद थी एक जिंदा लड़की। इसी को बचाने की बात वो आत्मा कर रही थी। अब ये दोनों उसे फ्री करने में लग गए, पर तभी वहां पर गन लेकर आ गया टेड, क्योंकि इसी ने इस लड़की को कैद कर रखा है और अब इसका भांडा फूट गया। ये सब देखकर स्पैक्स भी घर में आ चुका था और उसकी आवाज सुनकर टेड इन दोनों को भी बंद करके ऊपर पहुंच गया स्पैक्स को मारने, पर चालाकी दिखाते हुए उल्टा स्पैक्स ने उसे जान से मार दिया। इसके बाद पुलिस आकर बताती है कि इस लड़की का नाम है मारा और ये 4 महीने से लापता थी। अब इस केस में इन तीनों से भी पूछताछ होगी, इसलिए कुछ दिन और इन्हें यहीं पर रहना होगा। पर किसी की जान लेकर स्पैक्स काफी दुखी था। तब एलिस ने उसे समझाया कि तुमने एक जिंदा डीमन को रोका है, तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि यही तो हमारा काम है। एलिस को वो आत्मा अब भी घर के अंदर दिखाई दे रही थी। इसका राज क्या है ये भी इसे जानना है। अगले दिन क्रिश्चियन भी अपनी बेटियों को लेकर वहां पर आ गया उस वेसल को ढूंढने, जब एलिस और उसकी टीम पुलिस स्टेशन में थी। लेकिन वहां पर एलिस को मेलिसा दिखाई दी, वो भी काफी बुरी हालत में, जिससे वो समझ गई कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इधर मेलिसा पहुंच चुकी थी बेसमेंट में, जहां पर उसे चाबियों वाले डीमन ने उस पर अटैक कर दिया। फैंस ने इसका नाम रखा है की फेस। मेलिसा काफी चिल्ला रही थी तो उसने एक चाबी मेलिसा के गले में डालकर घुमा दी, जिससे उसकी आवाज बंद हो गई। फिर दूसरी चाबी से कट लगाकर फिर से वही चाबी उसके दिल में घुसाकर घुमा दी तो उसकी बॉडी बेजान हो गई। जब तक एलिस वहां पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। मेलिसा जा चुकी थी कोमा में, जिसका मतलब इस फ्रेंचाइज में होता है कि बॉडी के अंदर से आत्मा गायब है, क्योंकि उसे ले जा चुका है की फेस। इमोजन एलिस से पूछती है कि मेलिसा को क्या हुआ। तब एलिस बताती है कि इस घर में एक डीमन है जो मेरी वजह से इस दुनिया में आ गया था और अब मैं ही ये सब खत्म करूंगी। तब इमोजन उसे बताती है कि उसके पास भी एलिस वाली पावर्स हैं, उसे भी आत्माएं दिखाई देती हैं, यानी कि इसमें वो भी हेल्प कर सकती है।
उसे भी अपनी बहन को बचाना है। अब ये चारों काम पर लग चुके थे। स्पैक्स और इमोजन ऊपर टेड की फेवरेट बाइबल ढूंढ रहे थे और एलिस और टगर थे नीचे। तब स्पैक्स को मिलती है उसकी फेवरेट कॉमिक जिसके पीछे लिखा है स्पैक्स। इधर इन दोनों को एक बड़े से फैन के पीछे से मिले उसी आत्मा के कपड़े, जिससे एलिस को पता चला कि सेम टेड की तरह इसके बाप ने भी एक लड़की को यहाँ पर कैद करके रखा हुआ था और एक दिन किसी तरह वो फ्री होकर बाहर निकल गई थी और उसी दिन वो देखी थी एलिस को। यानी कि तब वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि जिंदा लड़की थी जो इसके बाप के डर से वहीं पर छुप गई थी और इसके बाप ने उसे देख लिया था, इसलिए पहले उसने एलिस को साइड किया। पर उसी दिन एलिस घर छोड़कर भाग गई और उसी दिन इसके बाप ने पीट पीट कर उस लड़की को जान से मार दिया। उसी की आत्मा टेड को परेशान कर रही थी, जिस वजह से उसने एलिस को बुलाया। फिर उस आत्मा ने एलिस को पहुंचा दिया टेड के चंगुल में फंसी लड़की तक, ताकि जो उसके साथ हुआ था वो इस लड़की के साथ ना हो। यह है उस आत्मा की कहानी जिसका नाम था एना। पर यह तो सिर्फ एक कहानी है। उसकी ड्रेस का धागा अंदर की तरफ खींच रहा था क्योंकि अंदर पड़ा था एक सूटकेस। एलिस ने अंदर जाकर देखा तो उस सूटकेस में सारा एना का सामान पड़ा था और साथ में था उसका सर, इसलिए वो अब तक यहाँ पर फंसी है। और साथ में फंसी है और भी कई सारी लड़कियों की आत्माएं जिनके सूटकेसेस का वहाँ पर भंडार है। पर इन सब में एक बात सिमिलर है कि ये सब नर्स थी, वो लड़की भी जिसे टेड ने कैद किया हुआ था। एलिस उन सब का सामान चेक कर रही थी, तभी कीफेस आकर उसकी आत्मा को द फर्दर में ले गया, जहाँ पर यंग एलिस भी मौजूद थी क्योंकि यहाँ पर टाइम काम नहीं करता। ये यहाँ पर तब पहुंची थी जब डीमन इसकी माँ को मार रहा था। वो बड़ी एलिस को बताती है कि वो डीमन ही सारे दरवाजे खोलता है और वही है जो डैड को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि वो डीमन ही यहाँ पर रहने वाले आदमियों को कंट्रोल करता है, फिर उनसे किसी लड़की को किडनैप करवा के यहाँ पर कैद करवाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो डीमन फीड करता है उन कैद हुई लड़कियों के डर और नफरत पर। एलिस तो उसे बचपन से ही चाहिए थी, इसलिए वो उसे पकड़ कर ले गया और छोटी एलिस भाग गई। अब एलिस खुद भी उस दुनिया में फंस गई तो इसे बचाने कौन जाएगा? इमोजन, क्योंकि उसके पास भी एक गिफ्ट है। टगर उसे हिप्नोटाइज करके उस दुनिया में भेज देता है जहाँ पे उसे गाइड करती है एना। वो उसे ले जाती है एक रेड डोर तक, फिर उसके हाथ में वो विसल देकर उसे भेज देती है अंदर। अंदर उस डीमन ने कई सारी आत्माओं को कैद किया हुआ था, इंक्लूडिंग एलिस, मेलिसा और जेरल्ड। वो डीमन एलिसा को मौका दे रहा था अपने साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने का, और फिर तो एलिस भी नहीं रुकी। उसने अपने बाप को पीटना शुरू किया जिसपे वो डीमन फीड कर रहा था। यही तो उसे चाहिए। तब इमोजन ने आकर उसे रोका, जिससे एलिस को एहसास हुआ कि नफरत ही तो इस डीमन को चाहिए। वो रुक गई थी, इसलिए डीमन इमोजन को ही उठाकर ले गया। दोनों बहनों को गुलाम बनाकर वो एलिस के सामने पहुंचा तो एलिस ने उसके सामने घुटने टेक दिए, पर रहम वो नहीं करने वाला। एलिस को दूर फेंक कर वो मेलिसा को खत्म करने में लग गया, जिससे उसकी बॉडी भी खत्म हो रही थी। इसके बाद वो फिर से एलिस की तरफ बढ़ा, लेकिन बीच में आ गया जेरल्ड, जिस वजह से एलिस तो बच गई, लेकिन जेरल्ड खत्म हो गया और जाते जाते वो एलिस को बोल गया सॉरी। अब कीफेस ने एलिस की भी आवाज बंद कर दी थी, जिसके बाद वो उसे मारने वाला था, पर तभी इमोजन ने उसके पास फेंक दी वो वेसल, जिसे बजाते ही वहां पर आ गई ऑड्री, जैसा कि उसने वादा किया था। उसने एक ही बार में कीफेस को दूर फेंक दिया और इसके बाद एलिस को फ्री किया। फिर वो चारों वहां से निकलने लगे, लेकिन उन्होंने खोल दिया गलत दरवाजा, जिसके पार था डेल्टन जो अपने एटिक में था। आपको याद होगा कि सीढ़ी से गिरने के बाद डेल्टन को कुछ दिखा था, आज हमें पता चला कि उसे दिखी थी एलिस। ये चारों तो जल्दी से दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गए, लेकिन जाते जाते ये इस दरवाजे को बंद करना भूल गए। अब आप देखो ली वैनल का दिमाग। जैसे कि पिछले पार्ट के एंड में आपने देखा था, एलिस के पास पहुंच गया था वो रेड फेस डीमन, क्योंकि एलिस कई सालों बाद द फर्दर में गई थी तो एलिस के पीछे पीछे वो लग गया। फिर एलिस ने यह दरवाजा खुला छोड़ दिया तो इसके जरिए वो पहुंचा कहाँ? डेल्टन तक। यानी कि इसी की वजह से डेल्टन उस रेड फेस डीमन का शिकार बना था। ये चारों मूवीज एकदम परफेक्टली कनेक्ट हो चुकी। बस एक छोटी सी डिटेल आपको भूलनी होगी जो मैंने आपको चैप्टर 1 में बताई थी कि डेल्टन के रूम में पहले से रेड फेस डीमन की ड्राइंग थी। नॉर्मल व्यूअर्स को वो नहीं दिखने वाली, इसलिए चारों स्टोरीज एकदम परफेक्ट है। मैंने बोला था ना, जब तक ली वैनल जिंदा है तब तक प्लॉट होल का नाम मत लेना। अगर कोई कमी भी है तब भी आदमी उसे ठीक कर सकता है फ्यूचर मूवीज में। कहाँ जाकर सीन जोड़ा है आप खुद सोचो। 8 साल पुरानी मूवी के एक ऐसे सीन में जो बस ऐसे ही था। खैर दूसरा दरवाजा खोलकर वो पहुंच गई मेलिसा की बॉडी तक। अपनी बॉडी में जाकर वो जाग गई और उसने क्रिश्चियन को बताया कि एलिस ने मुझे बचा लिया। फिर अपनी माँ को बाय बोलकर एलिस और इमोजन भी वापस आ गए। फिर ये चारों हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर एलिस ने वो विसल क्रिश्चियन को वापस कर दी और दोनों में फिर से सुलह हो गई। साथ में स्पैक्स और टकर का काम भी बन गया। वो दोनों वापस अपने घर पहुंचे, जहां पर एलिस आराम से सो रही थी। तब इस सपने में उसे दिखाई दी लैम्बर्ट फैमिली। आपको ये भी याद होगा कि चैप्टर 1 में हमें डेल्टन के रूम की विंडो दिखाई गई थी बिना बात के। उसके बाद से ही डेल्टन कोमा में गया था। आज हमें फाइनली पता चला कि उस विंडो से आया था रेड फेस डीमन। यहाँ पर एक और अधूरे सीन को पूरा कर दिया।
खैर ये सपना देखकर एलिस जागी थी कि तभी उसके पास फोन आ गया लोरेन का, जिसके बेटे जॉश की हेल्प इसने की थी जवानी में, और अब ये जाएगी जॉश के बेटे की हेल्प करने, जिस चक्कर में ये अपनी जान भी गंवाएगी। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो एलिस की कहानी बस यहीं तक थी, और जिस तरह ली वैनल ने इस कहानी को लिखा वो भी कई सालों के गैप में, वो कमाल है। जबकि नेक्स्ट पार्ट का कभी कोई प्लान नहीं था, फिर भी कहानी ऐसे लिखी जैसे पहली मूवी से ही सारी कहानी फिक्स थी। ऐसे ब्रिलियंस और मेहनत आपको किसी फ्रेंचाइज की स्टोरी में नहीं मिलने वाली, फिर भी ये फ्रेंचाइज अंडररेटेड है। अब तक की चारों मूवीज में हमने एक नया हॉरर आइकन देखा, रेड फेस डीमन, ब्राइड इन ब्लैक, विजिंग डीमन और की फेस। चारों के अंदर दम है, फिर भी इनका कुछ नहीं बना, और जिनका बन रहा है वो आपको पता ही है। बाकी अगर इस मूवी की बात करूं तो ये स्केरी कम और इमोशनल ज्यादा थी। पिछले पार्ट में एलिस को एक सुपर हीरो टाइप बना दिया था, तो एक सैड बैक स्टोरी देनी थी, पर मोस्टली जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये मूवी समझ में नहीं आती कि आखिर इसमें चल क्या रहा था, और पूरी फ्रेंचाइज के साथ यही केस है। हर मूवी में कोई ना कोई सीन या चीज ऐसी है जो कईयों को समझ में नहीं आती, पर अब ऐसी कोई चीज नहीं बची जो आपको समझ ना आए। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $10 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $167.9 मिलियन, और अब तक ये सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली इंसिडियस फिल्म थी, पर इस साल ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है द रेड डोर ने। 5 किस डीमन की कैद में और भी कई सारी आत्माएं थी जो इसके ट्रेलर में दिखाई गई थी, लेकिन मूवी में देखने को नहीं मिली। की फेस डीमन का एरिया था एक जेल, और रेड फेस डीमन का एरिया था एक ओपरा, यानी कि किसी न किसी पॉइंट पर ये दोनों इंसान थे, पर अब डीमन है और दोनों की ही फिंगर्स की जगह हथियार है। इस मूवी का कोड नेम था फॉलआउट। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए। यहीं पर खत्म होती है हमारी इंसिडियस सीरीज। एक और फ्रेंचाइज की वैल्यू आप अच्छे से समझ गए, अब कोई कूल बने तो उसे बता देना लिखाई की वैल्यू क्या होती है। ये सीरीज एंजॉय की तो एक लाइक कर देना, और कमेंट करके आपको बतानी है सबसे फेवरेट मूवी और सबसे फेवरेट विलन इस फ्रेंचाइज का। बाकी ऐसी और सीरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब मेरे चैनल की लो रीच पे फीड करना बंद कर दे। और ज़्यादा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और गाइस आप लोगों ने कमेंट करने बंद कर दिए हैं, जो कि अच्छी बात तो है नहीं, तो कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि उसके अलावा और मेरे लिए है क्या। तो मैं जल्दी आपसे मिलूंगा एक नई सीरीज में, तब तक के लिए सबको बाय।